जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है हमारा, इसके पार्ट 3 वीडियो भी पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम सभी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम सभी यहाँ से देखने वाले हैं बिहार के विकास की स्थिति से देखने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। यही बिहार है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर ने शांति का संदेश यहीं से दिया था। चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद बाबू वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म इसी बिहार से हुआ था। तो देखेंगे यह हमारा जो बिहार है इसका इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। देखेंगे तो यही जो बिहार है यहीं से महात्मा जो बुद्ध थे यानी गौतम जो बुद्ध था इनका ज्ञान प्राप्त बिहार से ही हुआ है। महावीर जो थे इनका भी शांति का जो संदेश था यहीं से पहुंचा है पूरे देश भर में। आगे चंद्रगुप्त जो सम्राट थे, राजा थे, अशोक जो राजा थे, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले जो राष्ट्रपति थे, इन सभी जी सब का देखेंगे तो जन्म इसी बिहार में हुआ है। आगे देखेंगे बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंका था और इसी बिहार से सबसे पहले महात्मा गांधी आकर चंपारण आंदोलन का क्या किया था तो यहीं से स्टार्ट किया था। आगे बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और आप सभी को पता होगा जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा बिहार से दिया गया था। आगे देखेंगे लोक गीतकार भिखारी ठाकुर जी का जन्म इसी बिहार में हुआ है। आगे देखिए, लेकिन वही बिहार आज कई तरह की समस्याओं का शिकार है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशांति का माहौल है। और लेकिन देखेंगे ये तो हमारा बिहार का काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली इतिहास रहा है। फिर भी लेकिन आज के समय में देखेंगे, आधुनिक समय में, तो बिहार में कई समस्याओं का यहाँ पर जन्म हो चुका है। देखेंगे तो गरीबी बिहार में बहुत अत्यधिक मात्रा में है। बेरोजगारी की देखेंगे तो और इससे ज़्यादा गरीबी से हद से ज़्यादा बेरोजगारी है। भ्रष्टाचार का तो यहाँ पर नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अधिक मात्रा में बिहार में भ्रष्टाचार है। अशांति का पूरे माहौल फैला हुआ है। आप सभी को पता होगा जब गरीबी रहेगा, बेरोजगारी रहेगा, भ्रष्टाचारी रहेगा तो कहाँ कहीं पर शांति का माहौल रहेगा तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अशांति का माहौल यहाँ पर फैला हुआ है। आगे देखिए, संसाधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। और आप सभी याद रखिएगा, बिहार में संसाधन होते हुए भी फिर भी बिहार की स्थिति बहुत ही स्थिति दयनीय हो चुका है। आज बिहार अति पिछड़े राज्य में गिना जाता है और बिहार का देखेंगे तो पूरे देश भर में सबसे पिछड़े राज्य के अंतर काउंट किया जाता है, गिना जाता है, यानी सबसे नीचे बिहार का स्थान आता है। बिहार के पिछड़ने का क्या क्या कारण है तो यहाँ पर देखिए, आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ने के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। बिहार के पिछड़ने के कारण देख सकते हैं 8 है। सबसे पहला देख लीजिए, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पहला कारण हो गया। दूसरा देखिएगा, आर्थिक संरचना का अभाव हो चुका है। तीसरा नंबर पर देखेंगे तो कृषि पर निर्भरता हो गया है। चौथा नंबर देखेंगे पिछड़ने का कारण तो बाढ़ तथा सूखा की स्थिति। आगे देखिएगा तो औद्योगिक का पिछड़ापन हो गया। 6 नंबर में देखेंगे तो गरीबी बहुत अधिक मात्रा में है। और 7 नंबर देखेंगे खराब विधि व्यवस्था। और 8 नंबर में देखेंगे कुशल प्रशासन का अभाव। तो ये सभी हमारे बिहार का पिछड़ने का ये 8 मुख्य कारण है। और इसके अलावा और भी कारण है, लेकिन मुख्य रूप से ये 8 को माना जाता है पिछड़ने का। तो देख लीजिए, पहला हमारा तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तो बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन साधन कम होते जाते हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। आप सभी को पता होगा, किसी भी देश हो और चाहे किसी भी राज्य हो, अगर जनसंख्या का कंट्रोल नहीं हो, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। तो आप सभी को पता होगा, अगर जनसंख्या बढ़ता है तो उसके लिए सभी चीज़ की आवश्यकता भी जो भी साधन है, चाहे खाने का हो, चाहे जो भी कपड़ा हो, घर हो, ज़मीन हो, सभी की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो जो भी संसाधन है, इसके अधिकांश साधन देखेंगे तो इसके भरण पोषण में चला जाता है। तो सबसे पहला कारण हो जाता है बिहार के पिछड़ने का, तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या यही हो जाता है। आगे देखेंगे 2 नंबर में हमारा आधारिक संरचना का अभाव।
किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। राज्य में जो है सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। साथ ही साथ देखेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा भी कम है। इस वजह से बिहार के जो है पिछड़ने का स्थिति कायम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आधारिक संरचना के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो राज्य में देखेंगे तो अच्छी सड़क नहीं है, बिजली देखेंगे तो यहाँ पर नहीं रहता है, सिंचाई का अभाव होता है, खेत में जो पानी दिया जाता है सिंचाई इसके कारण भी होता है। साथ ही में जो शिक्षा जो हो जाता है हमारा, स्वास्थ्य की भी सुविधा जो यहाँ पर बहुत कम मात्रा में है। इसी सभी वजह से देखेंगे तो बिहार जो है पिछड़ने का कारण पर है। तो दूसरा आप सभी समझ चुके हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछेगा बिहार के पिछड़ने का 3 जो है कारण लिखे, तो आप सभी जो है यहाँ पर 8 बताया गया, 3 लिख के, अगर 2 मार्क्स में पूछा गया तो 2 लिख सकते हैं। आगे देखेंगे कृषि पर निर्भरता है बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह जो है कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि भी की हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी जो है पिछड़ी हुई है, इसके चलते उपज कम हो जाती है। अधिकांश लोग देखेंगे तो यहाँ बिहार के जो भी लोग हैं, जनता है, सभी जो है कृषि पर निर्भर है, लेकिन जो हमारी कृषि की भी हालत जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, उतना ठीक नहीं। यहाँ से जो है सही से उतना जो है अधिक मात्रा में जो अन्न का उपजाऊ नहीं होता है, इसके चलते भी जो हमारा जो है तीसरा ये कारण निकल के आता है। आगे देखिएगा, बाढ़ तथा सूखा की शेष क्षति। उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। हर साल कम या इससे अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है। पिछले साल 2008 में कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने है। इससे जो है कितने जान माल की क्षति हुई है। इस साल 2009 में भी जो है नेपाल से आए जल से जो है बागमती नदी में जो है बाढ़ देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो डाटा है हमारा 2008 और 9 के अनुसार बताया गया। वर्तमान समय में भी देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। जो उत्तरी क्षेत्र में भी जिला आते हैं, इससे भी क्या होता है, तो बहुत अधिक मात्रा में जो है बाढ़ आने से नुकसान होता है। इसे देखेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में जो भी जाल माल है इसकी क्षति होता है। घर रहता है, घर जो है पानी में बह जाता है। तो ये सभी देखेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, बाढ़ आने के कारण है। इसके आसपास के इलाके जैसे देखिएगा सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा, मधुबनी आदि जगहों पर फसल की काफ़ी बर्बादी होती है, जो कि आप सभी चित्र 1.2 में समझाया गया है किस प्रकार बाढ़ आता है। बाढ़ जब आता है इसकी स्थिति जो है इस प्रकार है। आगे देखिए, इसी तरह जो है सूखे की मार दक्षिणी बिहार से झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो कि चित्र 1.3 द्वारा में समझाने का प्रयास किया गया। तो देख सकते हैं आधा जो बिहार है हमारा, उत्तरी बिहार में क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, उसके कारण सभी चीज़ का नुकसान हो जाता है। और हमारा जो आधा दक्षिणी जो बिहार बसता है उसमें क्या हो जाता है, सुखाड़ की स्थिति पैदा हो जाता है, जिसके कारण देखेंगे जो भी फसल बोए जाते हैं किसान में जो क्या होता है, अगर मान लीजिए फसल बो रहे हैं, धान की फसल बो रहे हैं, चाहे गेहूं की फसल बो रहे हैं, उसमें अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी है वो सभी बर्बाद हो जाता है। तो एक साइड हमारा पूरा सुखाड़ से ही चला जाता है, दूसरा साइड देखेंगे तो बाढ़ आने से ही चला जाता है। तो बिहार में जो है पिछड़ने का ये जो है 2 अहम रोल हो जाता है। आप सभी याद रखेंगे, सूखे की स्थिति और दूसरा नंबर बाढ़ की स्थिति। तो इस तरह अपना बिहार जो है बाढ़ तथा सूखा दोनों की चपेट में एक साथ रहता है। एक साइड सुखाड़ स्थिति पैदा हो जाता है और दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। इससे बहुत अधिक मात्रा में जो यहाँ पर बिहार का नुकसान होता है। आगे देखेंगे औद्योगिक पिछड़ापन। किसी भी देश या राज्य के लिए जो औद्योगिक का विकास जो है जरूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र, बड़े बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियंत्रों संस्थाएं सभी झारखंड में चले गए। इस कारण जो है बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाई की संख्या जो है नगण्य रही है। कोई भी देश हो चाहे कोई भी राज्य हो, इसके विकास के लिए जो अहम पिलर बोल सकते हैं, यहाँ पर औद्योगिक का विकास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन देखेंगे बिहार में तो औद्योगिक का कुछ विकास दिखता नहीं है। यहाँ के जो भी खनिज है, बड़े बड़े जो भी क्षेत्र है, जो भी हमारा प्रतिष्ठित यंत्र, जो भी संस्थाएं थे, सभी जो बिहार हमारा जो झारखंड से अलग हो गया तो उसी में चला गया। तो यहाँ पर जो 5वां नंबर याद रखिएगा सबसे पिछड़ने का कारण, तो औद्योगिक का पिछड़ापन। इसके कारण देखेंगे तो बिहार में जो भी हमारा औद्योगिक इकाई है, जो भी हमारा जो है, पहले तो हमारा जो है मिल भी था, वो सभी मिल बंद हो गया। तो ये सभी देखेंगे तो औद्योगिक का जो है पिछड़ने का ये सभी कारण है। आगे देखिए 6 नंबर पर हमारा गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका भार काफी अधिक है। राज्य में जो है प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के आधे से भी आधे कम है। इसके चलते देखेंगे बिहार जो है पिछड़ा है और बिहार में निर्धनता का दुष्ट चक्र है।
तीसरा छठा नंबर आप सभी को याद रखना है, तो बिहार में जो है गरीबी बहुत अधिक मात्रा में। बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि गरीबी में जो है काफ़ी जो है भार इसके ऊपर अधिक है। राज्य का देखेंगे प्रति व्यक्ति जो आय औसतन आय होता है उसके आधे से भी आधे कम है। मान लीजिए हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है राज्य भर में, मान लीजिए 1,000 रुपया है, इसका आधा करते हैं तो 500 होता है, इसका आधे से भी आधे है, यानी 250 रुपये है मात्र प्रति व्यक्ति है, जैसा कि होना चाहिए 1,000। मान लीजिए कितना कम जो है बिहार के प्रति व्यक्ति आय। तो ये हमारा गरीबी के कारण जो इससे भी हमारा क्या हो जाता है, तो बिहार के जो है पिछड़ने का कारण है। आगे देख लीजिए 7 नंबर में, खराब विधि व्यवस्था। किसी भी देश या राज्य के लिए जो है शांति तथा सुव्यवस्थित जरूरी होता है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानूनी व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते जो है नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहे थे। इस तरह खराब विधि व्यवस्था से भी जो है बिहार के पिछड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। यानी बिहार में देखेंगे 7वें नंबर पर जो पिछड़ने का कारण है खराब जो विधि व्यवस्था है, यहाँ के देश या देश चाहे राज्य के लिए जो शांति एवं सुव्यवस्थित जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन बिहार में वर्षों तक जो कानून व्यवस्था था यहाँ पर बहुत ही कमजोर की स्थिति में था, जिसके चलते जो है नागरिक शांतिपूर्वक जो उद्योग नहीं चला पा रहा था। आगे 8 नंबर में देखिए, कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार की जो प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है, इसके कारण एक आए दिन जो है भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। देखेंगे तो 8 नंबर में जो है कुशल प्रशासन का अभाव, यानी जो है सही से देखेंगे यहाँ पर जो प्रशासनिक सेवा है ये ठीक से नहीं है। आए दिन प्रतिदिन देखेंगे तो इसमें जो पारदर्शिता का अभाव होते जा रहा है, इसके कारण जो है देखेंगे तो बिहार में जो है भ्रष्टाचार का अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये सभी 8 जो चीज़ है बिहार के पिछड़ने का कारण है। अब यहाँ पर हम सभी कुछ चार्ट देखेंगे, इस चार्ट से हमें स्पष्ट होगा। बिहार की स्थिति को देखेंगे, हमारा देश हो गया और ये हमारा बिहार हो गया और ये भारत देखेंगे। तो देखेंगे जनसंख्या, देखेंगे देश भर में 2001 में तो बिहार की जनसंख्या देखेंगे तो 8 करोड़ 29 लाख था, और पूरे देश भर में देखेंगे तो 102 करोड़ था। आगे देख लीजिए हमारा जनसंख्या में वृद्धि दर, तो देखेंगे हमारा जो भारत में जनसंख्या कैसे बढ़ रहा था, तो 1.9% से बढ़ रहा है, और वहीं बिहार पर देखेंगे तो 2.5%, यानी देख सकते हैं पूरे देश भर में मात्र जो है 1.9 और बिहार में अकेला जो है 2.5% जो है जनसंख्या बढ़ रहा है। आगे देखेंगे साक्षरता दर कुल, तो देखेंगे हमारे भारत में जो है 65% से मात्र जो है पूरे देश भर में लोग पढ़ रहे हैं, यानी साक्षर हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, लेकिन बिहार में देखेंगे तो मात्र 47% है। आगे देखेंगे पुरुष में कितने लोग जो है पढ़े लिखे हैं पुरुष, तो पूरे भारत में देखेंगे तो 75.8% है, वहीं बिहार की देखेंगे तो मात्र जो है 60% है। आगे देखेंगे साक्षरता स्त्री, यानी देखेंगे पूरे देश भर में कितनी महिलाएं पढ़ी है, तो 54.1 जो वहाँ पर उस समय पढ़े थे, लेकिन बिहार में मात्र 33%। और वार्षिक विकास दर देखेंगे तो पूरे भारत भर में हमारा जो है 6% था, वही भारत में बिहार में देखेंगे तो 2.7% मात्र था। आगे देख लीजिए कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता, यानी जो देखेंगे पूरे भारत देश भर में जो है कृषि पर 60% लोग जो है निर्भर था, लेकिन बिहार में देखेंगे तो 73% जो है कृषि पर निर्भर था। आगे देख लीजिए कृषि में विकास दर, तो वहाँ पर देखेंगे पूरे भारत लेवल पर 2.7% जो है वृद्धि हो रहा था, लेकिन बिहार में देखेंगे तो मात्र 1.5% ही जो है वृद्धि हो रहा था। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या, तो देखेंगे पूरे भारत में देखेंगे तो हमारा 26% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे था, लेकिन बिहार में देखेंगे तो 42 जो है यहाँ पर क्या था, तो गरीबी रेखा के आसपास था। आगे देखेंगे देश भर में प्रति व्यक्ति आय, तो भारत का देखेंगे उस समय प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत में तो 13,226 था, वहीं बिहार में देखेंगे तो मात्र जो है 3,948 रुपया था तो प्रति व्यक्ति आय। तो देख सकते हैं सभी मामले में जो है बिहार सबसे पीछे है। तो यही सब कारण है हमारा बिहार की स्थिति का। अब यहाँ पर इसका स्रोत देखिए, तत्कालिक राज्यपाल ने राष्ट्रीय विकास परिषद 27 जून 2005 को अपने अभिभाषण में बिहार की आर्थिक स्थिति का जो लेखा प्रस्तुत किया था वो उपयुक्त तरीका में स्पष्ट किया गया। उपयुक्त तरीका से स्पष्ट है कि बिहार में आर्थिक विकास की गति काफ़ी धीमी है, किंतु वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के आंकलन में यहाँ घरेलू उत्पाद यानी GDP हम 2003-04 में नकारात्मक यानी निगेटिव था, कितना, तो 5.15% था। वहीं 2004-05 से 2008-09 के बीच सकारात्मक यानी पॉजिटिव पॉइंट निकल गया, कितना हो गया, तो 11.03% हो गया, जो कि देश में सबसे तेजी से विकास कर रहे गुजरात
से भी कुछ अंकों में जो है दूसरा नंबर पार कर चुका था। और गुजरात का उपयुक्त अवस्थित में बिहार का दर जो है 11.5% रहा, जबकि बिहार में 11.3% रहा। तो बिहार के विकास कि इस गति को जो है कुछ अर्थशास्त्री ने आश्चर्य का अर्थशास्त्री भी कहा है, यानी जो है मैजिकल इकोनॉमिक्स भी कहा है। तो यहाँ पर समझ लीजिए 27 जून 2005 को जो अभिभाषणों में जो बिहार की स्थिति को लेखा जोखा किया गया था उस समय, तो हम सभी देखेंगे 2003 और 4 में देखेंगे तो हमारा नकारात्मक था बिहार का, कितना था तो माइनस में था, कितना 5.15%। वहीं 2004 से लेकर 2004-5 से लेकर 2008-9 के बीच जो हमारा क्या होने लगा तो सकारात्मक होने लगा, यानी कितना पहुंच गया तो 11.03 पर आ गया। पहले देख लीजिए 2003-4 में हमारा कितना था तो 5 से माइनस में चला गया था, माइनस का 5.15। वहीं 2008-9 के आसपास आते आते हमारा प्लस में चल गया, पॉजिटिव में हो गया, कितना तो 11.3%, जो कि देखेंगे तो पूरे देश भर में सबसे तेजी से विकास कर रहा था। गुजरात में कुछ अंगों से सिर्फ पीछे था। गुजरात का देखेंगे उस समय तो 11.05 था, मात्र हमारा जो बिहार था 11.3 पर आ गया था, मात्र दूसरा नंबर पर आ गया था। इतना तेजी से जो विकास हो रहा था उस समय, तो यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्री जो बहुत ज़्यादा चकित हो गया था जब यहाँ पर 2004 में माइनस में था और यही 2008-9 में आते आते जो है प्लस में चल गया, यानी 11.3 में चल गया। इसके चलते जो अर्थशास्त्री इसे जो है मैजिकल इकोनॉमिक्स कहने लगा। अब यहाँ पर आगे हम यहाँ पर समझते हैं बिहार के पिछड़ने को दूर करने का उपाय, यानी बिहार जो पिछड़ा हुआ है इसके दूर करने का क्या क्या उपाय हो सकता है। तो देखिए, आर्थिक विकास की गति को तेज करके बिहार की स्थिति को सुधारा जा सकता है। बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ने को दूर करना काफ़ी जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यहाँ पर समझेंगे तो यहाँ पर क्या बोले थे तो डॉक्टर जो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने कहे थे बिहार के विकास के बिना जो है भारत का विकास संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देश का एक बड़ा राज्य है, इसके विकास की गति तेजी आने से भारत का विकास जो है संभव हो पाएगा, ऐसा जो है बोले थे। बिहार में पिछड़ने को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय बताएगा। पहला देख लीजिए जनसंख्या पर नियंत्रण, यानी राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए, इसके लिए जो है राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं का जो है शिक्षा का प्रचार किया जाए। यानी जो पहला जो यहाँ पर उपाय हो सकता है, यानी पिछड़ने से आगे बढ़ने का पहला कारण हो सकता है जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। राज्य में तेजी से बढ़ जनसंख्या जो इस पर रोक लगाना चाहिए। परिवार में जो है नियोजन का कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए, इससे जो है राज्य की जनता एवं खासकर बिहार में जो भी महिलाएं इसका जो है शिक्षक यानी एजुकेट होना जरूरी है। दूसरा नंबर पर देखेंगे कृषि पर तेजी से विकास। बिहार में कृषि का जो ही जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए नए यंत्र का प्रयोग किया जाए, उत्तम खाद उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि जो है उपज में वृद्धि लाया जा सके। इस तरह कृषि से तेजी से विकास एवं आर्थिक विकास संभव हो जाए। दूसरा याद रखना है बिहार में जो कृषि से जो है तेजी से विकास करना चाहिए। यहाँ पर जो है नए नए यंत्र का आविष्कार होना चाहिए, नया नया यंत्र जो है कृषि में लाया जाना चाहिए। उत्तम किस्म के जो है खाद का यूज करना चाहिए, उत्तम किस्म का बीज का यूज करना चाहिए, जिससे जो है यहाँ पर कृषि में वृद्धि आएगा तो इस कुछ हद तक जो है बिहार की स्थिति सही हो पाएगा। आगे देखेंगे बाढ़ पर नियंत्रण, यानी बिहार के विकास में जो बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा जो है बाढ़ से चलते जो है बर्बाद होता है, जान माल में जो है काफ़ी क्षति होती है। उत्तरी बिहार में जो अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती है, इसके लिए जो है नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण का सफल जो है बनाया जा सकता है। दुर्भाग्य से बिहार दूसरा भाग सूखे की चपेट में रहता था। सिंचाई का पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराकर इसे दुर्गत स्थिति को छुटकारा करवाया जा सकते, तो यही करना चाहिए। पहली दौर देखेंगे तो हमारा उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाता तो वो पानी को ऐसा जो है कोई चीज़ बना लेना चाहिए और जिससे जो है इस साइड हमारा दक्षिणी बिहार में सूखा का चपेट में आ जाता था, वो पानी इधर यूज में आ जाए तो यहाँ से जो है बिहार की स्थिति सुधारा जा सकता है। आगे देखेंगे आधारिक संरचना का विकास होना चाहिए। बिहार में जो है बिजली काफ़ी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था सुधार में लाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर सुधार लाया जाए, जिसके द्वारा जो है विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो आधारिक संरचना के अंतर्गत देखेंगे तो बिजली का जो उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, सड़क व्यवस्था को अच्छे से सुधार करना चाहिए, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इन सभी पर अधिक मात्रा में कार्य किया जाए, जिससे देखेंगे तो आधारिक संरचना सुधरेगा तो बिहार की स्थिति भी धीरे धीरे सुधरेगा।
आगे देखेंगे उद्योग का विकास होना चाहिए। बिहार से झारखंड अलग होने के यह राज्य जो है लगभग उद्योग विहीन हो गया। मुख्यतः चीनी मिल बिहार में के हिस्से में रह गई थी, जो कि अधिकतर मिल जो है बंद पड़ी है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में तथा विदेशों में पूंजी निवेश लगाने का अविरत प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वर्तमान में जर्जर अवस्था को उद्योग से जो है पुनः विकास किया जा सके। तो 5वां नंबर देख सकते हैं सुधारने का, इसका जो है निकलने का, बिहार के पिछड़ने को दूर करने का ये सभी उपाय है। तो सबसे पहले जो हमारा पहले झारखंड एक साथ था, तो यहाँ के जो भी खनिज था झारखंड में चल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, उद्योग विहीन हो गया। मुख्यतः अब बच गया हमारे बिहार में चीनी का जो भी मिल है वो सभी बच गया। तो वो जो देखेंगे तो वो सभी मिल भी हमारा क्या हो चुका है, वो बंद हो चुका है। विगत वर्षों से हमारा चीनी मिल भी बंद हो चुका है। तो देखेंगे देश के विभिन्न भागों तथा विदेश से पूंजी का निवेश लगाना चाहिए। बिहार में देखेंगे तो नए नए उद्योग की व्यवस्था करना चाहिए। तो ये सभी हो सकता है। 6 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर गरीबी को दूर करना चाहिए। बिहार में गरीबी का विकास अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखे से लगभग जो है गरीबी रेखा के नीचे 42% लोग से अधिक लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। इसके लिए जो है रोजगार की व्यवस्था की जाए, स्वरोजगार का बढ़ावा देना चाहिए, इन्हें प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाए। तो यहाँ पर देखेंगे गरीबी को यहाँ बिहार से दूर करना चाहिए। लगभग जो है 42% लोग जो है गरीबी से जो है लेखा से नीचे है, जीवन में बसर करते हैं। यहाँ पर जो है रोजगार की व्यवस्था किया जाए। उससे भी बड़ी बात है स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, यानी लोगों को बोलना चाहिए अपने से जो है स्टार्टअप करना चाहिए। उसके लिए जो है ट्रेनिंग यानी जो है परीक्षण देना चाहिए, ताकि जो है गरीबी इससे दूर हो। आगे देखेंगे 7 नंबर में शांति व्यवस्था को स्थापित करना। बिहार में जो है शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में जो है विश्वास जगाया जाए, आर्थिक विकास की जो है गति तेज किया जाए। 8 नंबर में देखेंगे तो स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन होना चाहिए। बिहार के आर्थिक विकास के लिए जो है स्वच्छ हो गया, कुशल हो गया तथा ईमानदार जो है प्रशासन का जरूरी होना चाहिए। 9 नंबर देखिए तो केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण होना चाहिए, यानी बिहार के विकास के लिए केंद्र से जो अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत है। कुछ राज्य में विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जाती है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण उत्तर पूर्व के राज्य में जो है विशेष सहायता मिलती है। यानी जो देखेंगे तो केंद्र से जो है अधिक मात्रा में संसाधनों का मिलना चाहिए। केंद्र सरकार से जो है बिहार को अधिक मात्रा में जो वहाँ से क्या करना चाहिए, तो संसाधनों को ट्रांसफर करना चाहिए। कुछ राज्य देखेंगे उसको जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने से क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा जो है सभी राज्य को जितना मिलता है उससे अधिक मात्रा में जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इस चीज़ की व्यवस्था हो जाए, अगर विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त हो जाए बिहार को, तो इससे भी जो है बिहार की स्थिति को सुधारा जा सकता है। आगे देखेंगे चूंकि बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से जो झारखंड अलग हो जाने के बाद खनिज अवहुल्य क्षेत्र झारखंड में चले गए हैं और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि तथा जो है कुछ ही उद्योग रह गए हैं। यानी देखेंगे तो आर्थिक दृष्टि से देखें तो बिहार को पिछड़ा माना ही जाता है, लेकिन जो है 15 नवंबर 2000 को ईस्वी को जो है बिहार से झारखंड अलग हो चुका है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप सभी याद रखिएगा, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को याद रखिएगा। आप सभी का ऑप्शन नंबर बी में दिया रहेगा, तो यहाँ पर आप सभी टिक कर लेंगे। देखेंगे तो बच गया सिर्फ जो भी बिहार में जो भी खनिज से सभी जो है झारखंड में चला गया, बच गया बिहार के पास सिर्फ जो हमारा जो उपजाऊ भूमि बच गया, और साथ में कुछ जो हमारा उद्योग जो भी चीनी मिल वगैरह है वो सभी बच गया, वो भी हमारा बंद पड़ा है। तो इसको ठीक करना चाहिए। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या, कृषि पर निर्भरता, सिंचाई की सुविधा का अभाव, जनसंख्या में तेजी से बढ़ता वृद्धि, गरीबी जैसे अनेक समस्या यहाँ पर उत्पन्न है। और देखेंगे तो बिहार में अत्यधिक जो है जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर हो गया, सिंचाई की सुविधा का यहाँ पर अभाव हो गया और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होते जा रहा है, जिसके कारण जो है गरीबी जैसी अनेक समस्या जो यहाँ पर उपस्थित होते जा रहा है। अक्सर बिहार और उत्तरी भाग बाढ़ के तबाह रहता है और दक्षिणी बिहार सूखा से ग्रसित रहता है। पिछले साल 2008 में कोसी को भयंकर बाढ़ का जो है प्रकोप झेलना पड़ा। ऐसी स्थिति में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य के साधनों इत्यादि जो है विकास के लिए अधिक धन की जरूरत पड़ती है। तो देखेंगे एक साइड जो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, तो अक्सर बिहार की जो उत्तरी भाग है हमारा बिहार बाढ़ से तबाह रहता है और दक्षिणी जो है सूखा से ग्रसित रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप सभी याद रखिएगा, पूछा जाएगा उत्तरी बिहार जो है किससे तबाह रहता है, तो याद रखिएगा आप सभी बाढ़ से। और दक्षिणी बिहार पूछा जाएगा किससे ग्रसित रहता है, तो सूखा से।
याद रखिएगा 2008 में जो है कोसी का भयंकर बाढ़ का झेलने पड़े से देखेंगे तो यहाँ पर जब हर साल बाढ़ आता है, सुखाड़ की स्थिति पैदा होता है, तो यहाँ पर देखेंगे सड़क हो गया टूट फूट जाता है, नहर टूट फूट जाता है, जो भी स्वास्थ्य संस्थाएं रहती है सभी धीरे धीरे बर्बाद हो जाते हैं। उसको ठीक कराने में जो है अधिक धन की जरूरत हो जाता है, तो इसके कारण जो है बिहार का विकास नहीं हो पाता है। तो इसको जो है ठीक करने की जरूरत है। अपने आंतरिक संसाधनों से इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसके लिए इन दिनों बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोरों जोरों से चल रही है। इस संदर्भ में राजनीतिक प्रयास काफ़ी किए जा रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य को केंद्र द्वारा विकास के मदद, अधिक सहायता तथा कारों तथा रियासतों मिलने से लगेंगे, जिससे जो है बिहार के विकास में गति आने की संभावना है। लेकिन बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा देने का से केंद्र सरकार समक्ष अनेक व्यवहारिक एवं प्रशासनिक समस्या आ रही है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये बताया जा रहा है बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिहार की स्थिति में जो है बहुत अधिक सुधार हो पाएगा। क्योंकि देखेंगे जिस राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो केंद्र सरकार द्वारा जो है अधिक उसको जो है सहायता की जाती है। तो इसीलिए जो उस समय देखेंगे जो भी राजनीतिक पार्टी थे ये सभी जो है यहाँ पर केंद्र सरकार से जो है यहाँ पर मांग करते थे विशेष राज्य की दर्जा। अभी भी मांग चली रहा है विशेष राज्य की दर्जा को लेकर। तो यहाँ पर ये सभी समस्याएं हैं, इससे जो है सुधार की जा सकती है। आगे देखेंगे देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका। तो बिहार देश एक बड़ा राज्य है, भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है। बिहार देखेंगे तो देश का एक सबसे बड़ा राज्य है। देखेंगे इसकी भौगोलिक जो क्षेत्रफल है ये भी सबसे अधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से भी बिहार के स्थान में जो है एक अपना अलग महत्व रखता है। इसीलिए कहा जाता है अगर यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, इसको जो है सर्वोपरि हो जाता है। तो इसीलिए बिहार का विकास होगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो है भारत का भी विकास धीरे धीरे होने लगेंगे। चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास के मापदंड को स्थापित करने की बात हो, तो अब जो है बिहार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक प्रसिद्ध जो है अर्थशास्त्री कुचेन ने विश्व के संदर्भ में यह कहा था, गरीबी कैंसर रोग की तरह है। जिस तरह शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विध्वस्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार अगर किसी एक भाग में गरीबी पूरे विश्व को समानता के घातक हो सकता है। यहाँ पर जो है गरीबी कैंसर रोग की तरह है। यहाँ पर क्या बोले थे इन्होंने, तो गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा था, आप सभी याद रखिएगा, कुचेन्स के द्वारा कहे गए थे। तो याद रखना जिस तरह जो है शरीर के एक छोटे से भाग में कैंसर हो जाता है तो पूरे शरीर जो है विश्वास कर देता है, ठीक उसी प्रकार अगर किसी राज्य हो या किसी इलाका हो या किसी क्षेत्र में अगर गरीबी आ जाता है तो पूरे देखेंगे तो विश्व की संपन्नता का क्या हो जाता है, तो घातक हो जाता है। इसके लिए उपयुक्त कथन की जो है सार्थक इस बात का है कि बिहार को पिछड़ा और गरीब रखकर जो है भारतवर्ष का विकास जो है समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकते। इस कथन से यह कहा जा सकता है कि अगर भारत का विकास करना है तो बिहार को पिछड़ा और जो है गरीबी रखकर जो है भारतवर्ष का जो है विकास एवं समृद्ध करने की जो है कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। तो याद रखना आप सभी को। आगे हमारा बिहार देश एक ऐसा राज्य है जहाँ अत्यधिक उर्वरक भूमि है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का अवरतन जल प्रवाह होता है। यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाता है। यदि बिहार की नदियों का परस्पर जोड़ यानी जो है रिवर इंटरलिंकिंग का जल संसाधन का उपयोग की योजना लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार की बाढ़ की विविधता से बचाया जा सकता है और दक्षिणी बिहार की सिंचाई की सुविधा सूखे राहत मिल जा सकती है। तो यहाँ पर आप सभी को ऊपर ही बता चुके हैं, यानी अगर पानी उतना आ रही है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, रिवर इंटरलिंकिंग की अगर जल संसाधन की व्यवस्था कर दिया जाए तो उधर का जो जल है इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो सूखे की स्थिति है इससे जो है निर्यात किया जा सकता है। आगे देखिए बिहार में दक्ष मानव संसाधन में काफ़ी कमी है। न केवल वर्तमान में प्रौद्योगिक यानी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बिहार की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूर ना भी दूसरे राज्य में जो जाकर यहाँ के विकास की फलीभूत बनाया जाता है। देश में जो है सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT तथा पंजाब में कृषि विकास में जो बिहार के मानव संसाधन का प्रमुख योगदान होता है। आगे देखिए यहाँ पर देश में आर्थिक विकास का प्रत्येक क्षेत्र में बिहार का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन का योगदान बिहार की कृषि और कृषि जन या
कृषि जनित योग यानी जो आग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के क्षेत्र में विकास के राज तथा विकास किया जा सकता है। हालांकि वर्षों में बिहार का विकास गति आई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने जो है बिहार वर्तमान विकास दर बताया है 11.03% माना गया। तो देश का गुजरात 11.5 जो कि दूसरा स्थान पर हमारा बिहार था। विगत भारत विकास की गति में तेजी आई है। विकास की गति के कारण वर्तमान में दौर की स्थिति मंदी का जो है दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर कम हुआ है। यह संतोष की बात है कि विगत वर्षों से बिहार के विकास के लिए कारगर प्रयत्न किए जा रहे हैं। बिहार के प्रगति में इस दौर में प्रशंसा देश में भर जाने लगी है। यदि देश अगर बिहार के कंधे को मिलाकर विकास करने की प्रक्रिया में वर्तमान दौर पर कारगर रही तो 21वीं सदी में अधिकांश दृष्टि से जो है भारत विश्व के अग्रणी देश में आ जाएंगे। अतः स्पष्ट होता है कि देश के अधिक आर्थिक विकास में बिहार का आर्थिक विकास महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो यहाँ पर एक CSO का रिपोर्ट आया था जो कि देखेंगे तो पहले हमारा माइनस 5.15, लेकिन जो यहाँ पर 2008-9 में हमारा आ चुका है कितना, तो 11.05। और वहीं गुजरात में देखेंगे तो 11.5 पाया गया था, जो कि हमारा बिहार दूसरा नंबर पर आ गया। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है अगर बिहार का विकास अगर सही दिशा से किया जाए, सभी अच्छे से किया जाए तो 21वीं जो हमारा सदी चल रहा है, बिहार जो है अगर विकास सही से हो जाए तो भारत जो है हमारा विश्व के अग्रणी देश में आ जाएगा। इसके लिए जो है बिहार का विकास करना जो है महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे मूलभूत आवश्यकता एवं विकास का संबंध क्या होता है। तो देश के नागरिक को रहने के लिए मकान, खाने के लिए जो है रोटी तथा शरीर को ढकने के लिए कपड़ा जो है न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। तो मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हो जाती है मानव का, तो सबसे पहले हमारा जो है रहने के लिए हमारा मकान और खाने के लिए रोटी और शरीर को ढकने के लिए कपड़ा, यानी जो है तीन चीज जो है मूलभूत आवश्यकता हो जाती है मनुष्य का। हर समय सस्ता के गलियारों में जो है रोटी, कपड़ा और मकान का नारा जोर से बुलंद किया जाता है ताकि देश के विकास द्वारा लोगों की न्यूनतम आवश्यकता पूरा किया जा सके। और देश में गरीबी की आकांक्षा इस न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर आप सभी याद रखें, विकास के लिए मान सकते हैं मूलभूत आवश्यकता 3 आवश्यकता होती है, रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी और शरीर को ढकने के लिए कपड़ा। तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, ये जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गरीबी रेखा यानी जो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा जो है सीमांकन यानी जो है बॉर्डर लाइन किया गया है। गरीबी रेखा कैलोरी जो है मापदंड पर आधारित होता है। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया। अर्थशास्त्री में गरीबी की मापदंड यह काल्पनिक रेखा, इस लाइन को नीचे अगर लोगों का गरीबी रेखा रहे तो उसे बिलो प्रॉपर्टी लाइन कहा जाता है, यानी BPL कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अगर गरीबी रेखा इससे कम रहेगा, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में बताया गया 2400 कैलोरी और यहीं पर शहरी क्षेत्र का जो है 2100 जो है प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन निर्धारित किया, इससे कम रहता है तो BPL के श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इस पॉइंट को आप सभी जरूर याद रखिएगा। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति बाद विगत 60 से अधिक वर्षों में देश के विकास में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। देश में बढ़ती जनसंख्या विकास में मार्ग एक बहुत बड़ी बाधा है, अथवा विकास के दर से बढ़ने के बावजूद भी गरीबी जो उन्मुख नहीं हो गया। इसके कारण जो है गरीबी रेखा यानी जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग की जनसंख्या जो है अनपेक्षित कमी नहीं आई है। यहाँ पर आप सभी आगे समझिए, हमारा सुमोचित न्यायपूर्वक सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों को जो है खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो जाती है। देश में रोजगार द्वारा नागरिक की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे जो उन्हें कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा। और देश में ग्रामीण क्षेत्र में गरीब मजदूरों के लिए जो है राष्ट्रीय रोजगार देने की योजना बनाई गई। इस योजना का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत शुरू की गई है। इसे संक्षेप में जो है मनरेगा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसमें लोगों को जो है 3 जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके तहत जो यहाँ पर इस योजना के तहत देखेंगे तो रोटी को उपलब्ध करवाया जा सकता है। और देश में रोजगार के लिए जो यहाँ पर एक योजना चालू किया गया जिसे मनरेगा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मनरेगा में क्या होता है, इसके कारण अगर मनरेगा से रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ पर लोग जब पैसा कमाएंगे उससे जो अपना जो कपड़ा है, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा की व्यवस्था हो जाएगा, साथ में जो है मकान से उपलब्ध भी हो जाएंगे। इससे कमाएंगे, पैसा आएंगे, रोजगार होगा। तो यहाँ पर इस योजना को चलाया गया। मनरेगा क्या होता है समझिए, ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को जो है
साल में कम से कम 100 दिन के लिए जो है यहाँ पर रोजगार देने की व्यवस्था के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है। तो मनरेगा यह मान सकते हैं पूरे साल में जो है कम से कम 1 से लेकर 120 दिन के लिए जो है सरकार द्वारा जो है रोजगार देने की योजना चलाई जाती है। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना मानी जाती है और यह ग्रामीण रोजगार देने के लिए इस स्कीम को जो है विश्व भर में सबसे जो है रोजगार योजना माना जाता है। तो यहाँ पर आप सभी मनरेगा के बारे में समझ चुके हैं। लास्ट में आप सभी समझिए, विकास की अवधारणा से हमारा मतलब है देश में सभी क्षेत्रों सभी वर्गों के विकास से। सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब है कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि से है तथा सभी वर्गों का विकास से हमारा मतलब है निष्पक्ष रूप से तथा बिना भेदभाव किए जो है संपूर्ण समाज में विकास है। इस दिनों सभी वर्गों के सामूहिक विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण है, जिसे हम आर्थिक शब्दावली में इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। इस प्रकार जो है विकास के द्वारा मानव प्रयास यानी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। आप सभी को यहाँ पर हम सभी जरूर बोलेंगे, जो हमारा जो सारांश दिया गया, इस सारांश को आप सभी अपने से जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आप सभी से यहाँ से बहुत बन सकता है। देखेंगे तो यह जो हमारा पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पूरा बुक का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आप सभी जो है टोटल 3 पार्ट में कवर हुआ, पार्ट 1, पार्ट 2, ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। जो भी नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए चैनल के प्लेलिस्ट में। इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी क्वेश्चन आंसर में ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव दोनों एक साथ करवा देंगे। आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी जो इसको अपने से पढ़ने की कोशिश किए पूरे बुक को लाइन बाय लाइन। जय हिंद।